कुरुक्षेत्र में आयोजित कश्यप समाज के प्रदेश स्तरीय धर्मशाला के 43वें स्थापना वर्ष और वार्षिक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम में कश्यप समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर के कश्यप समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। मीडिया से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रामकरण काला का इस्तीफा सूरजमुखी के मुद्दे पर आया था, लेकिन सूरजमुखी की कीमत सही से नहीं मिलने के बाद इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी पूरे प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करके मिशन 2024 की तैयारी में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें बड़ी हैं, रैलियां करेंगी। इसकी शुरुआत सोनीपत से होगी। जहाँ समाज की जयंती के साथ साथ जो प्रभावशाली गौरवशाली बच्चे जिनने अलग अलग एक्टिविटी, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो या फिर एग्जामिनेशन हो जॉब्स के लिए, जिनने पूरे प्रदेश में अचीवमेंट लाकर समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया, उनको सम्मानित किया। मुझे लगता है ये और भी बच्चों को प्रेरणा देगा कि भविष्य के अंदर कैसे और मजबूती से आगे पढ़ाई और मेहनत करी जाए। और मुझे तो खुशी है एक युवा साथी जिसको आज बोलने में बचपन से इम्पेयर्डनेस थी। डिप्टी सीएम में 50 साल की राजनीति करने और हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। पार्टी के नए प्रभारी दीपक पवरिया के साथ मंच पर हरियाणा कांग्रेस के सभी चेहरे एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। हालांकि पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक के बीच से ही निकल गईं। इस दौरान समर्थकों ने उनके नाम के भावी सीएम के नारे लगाए। बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी दीपक ने नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी। कहा, नारेबाजी को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता। नेताओं के समर्थक रहते हैं, लेकिन मीटिंग में नारेबाजी करना गलत है। कुमारी शैलजा ने कहा कि यहां तो सब नेता सीएम हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने बताया कि उनका कार्यक्रम पहले से ही तय था, कुछ जरूरी काम था इसलिए उन्हें जाना पड़ा। पारा बढ़ना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह का माहौल है, सियासी पारा अपने आप बढ़ रहा है और कांग्रेस जनों में एक जो नई ऊर्जा जो राहुल जी के यात्रा से शुरू हुई थी और उसके बाद अब बढ़ता चला जा रहा है। हिमाचल में हम जीते, कर्नाटक में हम जीते और अब लोगों को लग रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल बदहाल बेहाल है, उससे आगे कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प है जिसकी ओर पूरे हरियाणा के लोग देख रहे हैं। मैडम, जब आप बोल रहे थे तब भी नारेबाजी शुरू हो गई थी, आपके आपका संबोधन शुरू हुआ था। वो तो लोग बता देंगे आप। तो गुटबाजी कैसे शांत होगी मैडम? ये तो प्रभारी के सामने ही नारेबाजी हो रही है। अब ठीक है, जो भी है इससे बाहर मुझे लाइट पकड़नी है, तो कृपया गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने अनुमति ली है और मैं सबसे पहले बोलकर प्रस्ताव पहले पढ़ा गया है अध्यक्ष जी द्वारा, उसका मैंने अनुमोदन किया है और मैं अनुमति लेकर फिर सारे लगाते हैं। यहाँ जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। अब संविधान के मुताबिक हमारा जैसे सेक्टर के भी बनेंगे, मंडल के भी बनेंगे, हर स्तर पर हमारा संगठन बनेगा और वो खुद लोगों से बातचीत करके 2 दिन वो यहाँ लगा रहे हैं। सियासी पारा बढ़ना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह का माहौल है, सियासी पारा अपने आप बढ़ रहा है और कांग्रेस जनों में एक जो नई ऊर्जा जो राहुल जी के यात्रा से शुरू हुई थी और उसके बाद अब बढ़ता चला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पानीपत की नई अनाज मंडी में गौरवशाली भारत रैली को संबोधित किया। रैली में पहुंचने पर सांसद संजय भाटिया ने अनुराग ठाकुर को
चैवनल भेंट किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं मेडल देने वाली हरियाणा की धरती को नमन करता हूं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग पीएम को चाय बेचने वाला कहते थे। आज वही मोदी देश नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी तो चाय बेचते थे, कांग्रेस सरकार ने तो देश बेचने का काम किया है। खबर चरखी दादरी से है, जहां पर चरखी दादरी के आर्यन स्कूल में आयोजित छठी जिला स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में कहा कि चरखी दादरी क्षेत्र में स्विमिंग प्रतियोगिता का होना बहुत ही गौरव की बात है। रेतीली भूमि में स्विमिंग में हमारे बच्चे आगे बढ़कर प्रतियोगिता में भाग लेंगे और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर भी अपना नाम कमाएंगे। मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि इस खेल का यहां इतना क्रेज नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के बच्चों को इस खेल में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी लोकसभा में 335 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और विधानसभा में भी बीजेपी का पूर्ण बहुमत होगा। आर्यन स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन था और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि स्विमिंग की इतनी बढ़िया फैसिलिटी स्कूल ने दे रखी है। बच्चों की स्विमिंग भी देखने का अवसर मिला और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस इलाके में। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा कांग्रेस की बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बबरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि पार्टी की यूनिटी को बरकरार रखना चाहिए और इन छोटी छोटी बातों को लेकर मीडिया में चले जाना यह सही नहीं है। जो कोई भी एक दूसरे के खिलाफ गलत बयानबाजी करेगा उसके खिलाफ अनुशासनहीनता कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनका मानना है कि बीजेपी किसान विरोधी, महिला विरोधी और संविधान विरोधी है। जो भाजपा की सरकार, जिसको आज के पूरे डिस्कशन में कई वक्ताओं ने जो परिस्थिति बनी उसका जो विवरण किया, उससे कहा जा सकता है कि एक नकारी सरकार, एक भ्रष्ट सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में काफी चर्चा हुई, सुझाव हुए और कई महत्वपूर्ण डिसीजंस भी लिए गए। और उसमें जो सबसे पहले एक बात थी कि पूरी पार्टी जो है एक रूप से, एक आवाज से ये सरकार को उखाड़ फेंकने की कामगिरी में अपनी पूरी प्रतिबद्धता से आने वाले दिनों में जुट जाएगी। ये मीटिंग को जो है आने वाले दिनों में प्रदेश में जो परिस्थिति है, प्रदेश में जो भाजपा की सरकार, जिसको आज के पूरे डिस्कशन में कई वक्ताओं ने जो परिस्थिति बनी उसका जो विवरण किया, उससे कहा जा सकता है कि एक नकारी सरकार, एक भ्रष्ट सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में काफी चर्चा हुई, सुझाव हुए और कई महत्वपूर्ण डिसीजंस भी लिए गए। और उसमें जो सबसे पहले एक बात थी कि पूरी पार्टी जो है एक रूप से, एक आवाज से ये सरकार को उखाड़ फेंकने की कामगिरी में अपनी पूरी प्रतिबद्धता से आने वाले दिनों में जो अंबाला में एक 14 साल की नाबालिग लड़की का 5 महीने का गर्भवती होने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाला युवक भी उसे इस हालत में छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद आज न्याय की गुहार लगाने पीड़िता के अपने परिवार के साथ
थाने पहुंची आरोपी गणेश, जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी गणेश 2 साल पहले से शादी का झांसा देकर उसके साथ रिलेशनशिप में था और शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब जब वो गर्भवती हो गई तो बिहार निवासी गणेश अंबाला छोड़कर फरार हो गया। गणेश कुमार नाम का लड़का वो कृष्णनगर में रहता था, जो कि उसने मेरे साथ संबंध बनाए और अब मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ, तो वो छोड़कर भाग गया। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं न्याय के लिए लड़ रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने एलिगेशन लगाए कि कोई लड़का है जो जिला छपरा का रहने वाला है, उसने उसके साथ गलत काम किया है और अब वो यहाँ पे नहीं है, उसको भी पता चला है इस बारे में कि शी इज प्रेग्नेंट। इस बारे में हमने FIR लॉज कर दी है ना, आगामी कार्रवाई जैसे सूचित होगी अमल में लाई जाएगी। कसौली में एक नाबालिग लड़की और एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। दोनों अपने शव अपने अपने घर में शनिवार को सुबह फंदे से लटके मिले। आत्महत्या के पीछे के कारण दोनों मृतकों की मानसिक परेशानी बताया जा रहा है। दोनों मृतकों के घर भी आमने सामने हैं। एक दिन में 2 बच्चों की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया है और मातम का माहौल बन गया है। कुसली थाना पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम करवाकर गहनता से जांच में जुटी हुई। टेलीफोनिकली सूचना मिली थी चौकी नाहड़ में कि भाई गांव नाहड़ में एक लड़की और एक लड़का ने फांसी लगा रखी है। तो जिस पे कार्रवाई हेतु हम पहुंचे थे, परिवार वालों के बयान अंकित किए, उसकी कार्रवाई 174 CRPC के अमल में लाई जा रही है। तो अभी तक तो ये मानसिक रूप से परेशान होना बतलाया है, जांच में सामने आया है। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। जैसे ये परिवार हैं, आपस में आमने सामने मकान है इनके, तो अभी तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं है सामने। 16 जून को ड्यूटी पर से जा रहे 20 वर्षीय युवक को आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने लाठी डंडों से पीट कर उसे अधमरा कर दिया। 8 दिन बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने से परिजनों ने पुलिस और आरोपियों की मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों और परिजनों ने सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। पुलिस उपनिरीक्षक के ओर से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। पूरा मामला रेवाड़ी का है, जहां पर महेश नाम के ने बताया कि वह रेवाड़ी के एक सुपर स्टोर में काम करता था। 16 जून को जब शाम को ड्यूटी से वापस जा रहा था तो गांव की नहर के पास कुछ युवकों ने उसकी बाइक रोकी और यह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन युवकों ने उसे लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। कारण तो कुछ पता ही नहीं ना, कारण तो बेवजह मारा। कारण पता होता तो पहले नहीं करते थे कुछ कार्रवाई। लेकिन ऐसे तो कोई किसी को नहीं मारता, कुछ कोई कारण ही नहीं है। ये तो नहीं उनसे कोई वार्तालाप हुई, नहीं कोई उनके आपस में जानकारी है। एक्चुअली उनको ये जो बंदे हैं जो मारा है उस अच्छे से जानता भी, मतलब जानता है, पर लेकिन उन्होंने कोई रंजिश वाली बात ही नहीं है। अचानक से उन्होंने मतलब फोन किया है, भाई कहाँ लिया और मारी, बाइक भी गिरा दी, पैसे लूट लिए, बाइक बिल्कुल तोड़ दी। और फिर एक गांव का कोई आया, उसने बताया, फिर फोन किया, फिर परिवार के आए हैं, फिर देखा है, फिर वो इतने मार के भाग गए। मैं ड्यूटी से आ रहा था, शाम को छुट्टी हुई तब मेरी, तो गांव की नहर के ऊपर बैठे थे 9-10 जने और उन्होंने रोका, पीछे से ईंट पत्थर मारे। मैं पीछे देखने लगा, आगे से सारे आ गए, उन्होंने मेरे को मारा, फिर मेरे बाइक से नीचे गिर गया मैं। फिर उन्होंने और लठों से मारने लग गए। फिर उनमें से बाइक तोड़ दी। उनमें से एक कहने लगा कि इसको जान से मारो, ये पुलिस केस करेगा वरना। फिर उन्होंने चक्कू निकाले, मैंने आवाज मारी, फिर किसी ने आके देखा, उन्होंने मेरी गर्दन दबोच दी। उन्होंने फिर और भी मारी,
फिर उन्होंने चाकू निकालने लग गए। फिर मैंने आवाज़ लगाई ज़ोर ज़ोर से। फिर एक आया, उसने मेरे को बचाया, वो साइड में लेके गया। फिर उन्होंने कहा कि अब तो बच गया, अगली बार जान से मारेंगे तेरे को। एक गैंग का सरगना है ये कई दिन से एक्टिव है। क्या नाम है? उनका नाम है, एक तो वो तो 5 बटोड़ी के 4 बास के। 2 गांव के बच्चे? नहीं, 5 बटोड़ी के 4 बास के। मतलब 2 गांव के रहने वाले? दो गांव के रहने वाले। अच्छा, तो अभी तक क्या पता चल पाया, क्या कोई रंजिश थी इन बच्चों की आपस में? कोई रंजिश नहीं थी इनकी। क्या कारण मानते हैं? कोई रंजिश होती है तो ये नौबत नहीं आती यहाँ तक की। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी। इस मामला ये इनके लड़के के साथ जो गांव के कुछ लड़कों ने मारपीट की है, जिसके संबंध में खोल थाने में जो है ना मुकदमा नंबर 201 दर्ज है, जिसकी तफ्तीश जारी है। ये लोग आज आए थे, भाई हमारी जो है ना तफ्तीश ठीक से नहीं हो रही, तो इस पे जो है ना इनसे बात की गई और इनकी बात करके और इनसे जो है ना सीनियर अधिकारियों से जो है इसकी तफ्तीश करवाई। सर ये भी बता रहे हैं कि सरपंच ने जब तफ्तीश के लिए बात की SHO से, तो उन्होंने भी उनसे दुर्व्यवहार किया, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। इस टाइप की यदि कोई बात आई है तो जो ना जांच का विषय है, और उनकी जो ना जांच करवा के अगर उसने कोई इनके साथ दुर्व्यवहार किया तो उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी करके जा रहा था जी नहर के पास। इन्होंने 9 आरोपी हैं। 16 तारीख को नहर के पास इसको बिल्कुल जान से मारने का इरादा था और इसको तो आधमरा कर दिया बिल्कुल। हमें न्याय चाहिए जी। कौन लोग हैं, क्या कारण था मारने का? मारने का कारण तो जी कुछ नहीं था, लूट खसोट का कारण। और बाइक भी तोड़ दी इसकी। और जो इसके पास पैसे थे 700 रुपए, हाथ में एक कड़ा था चांदी का, वो भी उन्होंने ले लिया। कौन लोग हैं ये, कहाँ के रहने वाले हैं? ये 5 बटोड़ी के, 4 बास के हैं, 5 बटोड़ी के। भिवानी में दहेज रूपी दानव ने 2 परिवारों को एक होने से रोक दिया। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो दुल्हन की सजी रह गई। और भिवानी में दहेज आरोपितों का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि मांग पूरी नहीं होने पर फेरे से पहले दूल्हा दुल्हन अपनी शादी के बिना ही उनकी शादी अधूरी रह गई और दूल्हा बारात लेकर वापस लौट गया। इसके बाद वधू पक्ष की तरफ से दूल्हे समेत परिजनों के खिलाफ सदर थाने में शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ममता है, 23 जून को शादी थी और रात आने के बाद उन्होंने कही हमने गाड़ी चाहिए, FT चाहिए, और फिर हमारी मांग पूरी ना हुई, फिर भी अपनी बारात उल्टी लेके चले गए। फिर हमने इंसाफ चाहिए। कहाँ से बारात आई थी? भिवानी से ही बारात गई थी। नाम बता दें, क्या मांग करते हो आप? हम तो ये मांग करा, मैंने कुछ जमा इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और किसी बाण बेटी के साथ ऐसा ना होना चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई चाहिए। मेरा नाम जयपाल है जी। मैं लड़की ममता का मामा हूँ, गांव दिनोद से। मैंने लड़की का रिश्ता भिवानी तय किया था, जिसकी शादी 23 जून को थी। ठीक है, मंगलचंद के यहाँ भिवानी BTM चौक पे रिश्ता तय किया था। 23 जून को शादी थी जी। शादी तक हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उन्होंने 1 रुपया नारियल की मांग की थी। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया और शादी वाले दिन वो बारात लेकर गांव में आए तो उनका तौर बदला हुआ मिला। आते ही साथ वाटिका में धर्मशाला में बोल दिया कि वाटिका बुक नहीं की आपने। और जैसे ही वो दुका के लिए घर पे निकले तो घर पे जाने के बाद उन्होंने जैसे ही घर में एंट्री करने की कोशिश की तो बोल दिया, अगर आप हमें गाड़ी और हमारे लड़के के नाम FD कराओगे तो ही हम फेरे लेंगे, नहीं तो अन्यथा हम वापस चले जाएंगे आपकी लड़की को और आपको यहीं ऐसे कैसे छोड़। मेरा नाम बनारसी है जी, मैं गांव दिनोद से हूँ, हलवाई का काम करता हूँ। लड़की की शादी में हलवाई था मुझे। जिन्होंने फेरों से पहले ही गाड़ी और एक FD की डिमांड की थी, वो हम पूरी नहीं कर पाई, अपनी बारात को वापस ले गए। और जी हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि कल किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। सर क्या मामला था सर, क्या सूचना?
कल 112 कॉल आई थी, एक शादी में है ना झगड़ा हो, तो लड़की पक्ष और लड़का पक्ष का ये तला पाकर में मौके पर गया था। तो ममता नाम की लड़की, उसकी शादी अर्श नाम के लड़के के साथ तय होगी। उनकी किसी बात पर विवाद होगा, उस बात पर उनका झगड़ा होगा, तो जो भी दोनों पक्ष कोई दरखास्त देगा उसका कार्रवाई। लड़के ने गाड़ी मांगी है और एप्लीकेशन में क्या लग रहा है? ये देखो इन्वेस्टिगेशन या जांच का विषय है। दोनों पक्ष आमने सामने करके पहले जांच की जाएगी। अगर उन्होंने ऐसी वो करी है तो उसके उचित कार्रवाई। रतिया में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। देर रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शहर के बीचों बीच पौष इलाके में मॉडल टाउन में बने राम पार्क में सैर करने आए 15 वर्षीय रवि कुमार युवक को दर्जन भर के करीब बदमाशों ने फोन छीनकर प्रयास किया और उसके बाद चाकू गोदकर मौके के घाट उतार डाला। आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के शव को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया है। सीन ऑफ क्राइम टीम भी मौके पर पहुंच गई है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद पूरे मॉडल टाउन इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आसपास के घरों में सीसीटीवी फुटेज निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर 2019 में हुए ज्वेरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी गैंगस्टर संदीप उर्फ बंदर को गुरुग्राम की क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी संदीप उर्फ बंदर गैंगस्टर कौशल गैंग का सक्रिय सदस्य है और कौशल के निर्देश पर एक्सटॉर्शन की वारदातों को अंजाम देता था। वहीं गैंगस्टर को नस्तेनाबूद करने के लिए एनआईए की ओर से छेड़े गए अभियान के दौरान एनआईए ने 3 बार संदीप के ठिकानों पर छापे मारे। छापे के बाद एनआईए ने संदीप उर्फ बंदर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। क्राइम यूनिट सेक्टर 39 की टीम ने संदीप को साइबर सिटी के सेक्टर 38 से गिरफ्तार किया। 2021 सितंबर से जो कौशल गैंग की जितनी भी बाहर की वारदातें थी या जितना भी उसका गिरोह जो चलता था उस पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए सारे कौशल गैंग की बागडोर संभालता था। लगभग 1 दर्जन से ऊपर इसके ऊपर लूट, मर्डर, डकैती, रंगदारी, एक्सटॉर्शंस कौशल गैंग के थ्रू जितनी भी ऐसी वारदातें थी उसके सक्रिय भूमिका निभा रहा था। ये सितंबर 2021 से बाहर है और कौशल गैंग के साथ 2007 से जुड़ा हुआ है और 2007 से ही ये ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है। कौशल, आपको जैसे आपके पास सूचना है कि कौशल गैंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक्टिव है और जैसे विक्की मिडू खेड़ा के मर्डर हो गया, लॉरेंस के संबंधित उसके एंटी गैंग है और उससे संबंधित जितनी भी वारदातें या इस तरीके की कोई घटनाक्रम हुआ है उसमें ये एक्टिव भूमिका निभाते आए हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो ये 2021 से सितंबर से बाहर था, कौशल गैंग की सभी ऐसी एक्सटॉर्शन संबंधित जितनी उसकी गैर कानूनी गतिविधियां थी ये उसको संचालित करता था, देखरेख करता था। गुरुग्राम में तैनात महिला एएसआई को हनी ट्रैप के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि युवती की मदद करने के मामले में निलंबित किया गया है और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस कमिश्नर ने यह कार्रवाई की है। इस मामले में फारूक नगर थाने में तैनात महिला एएसआई की संलिप्तता पाई गई थी। बता दें कि बम्बल ऐप पर चैटिंग करके दोस्ती करने के बाद 50,000 रुपए के लिए ब्लैकमेल करने का मामला फारूक नगर थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने जांच के बाद बिहार की रहने वाली युवती और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। वहीं एसआईटी को मामले की जांच में फारूक नगर थाने में तैनात महिला एएसआई मुनीश की भूमिका संदिग्ध मिली थी।
जिसके बाद उसे लाइन हाजिर किया गया। बाद में आरोपियों के कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी भूमिका संदिग्ध पाते हुए उसे निलंबित कर दिया गया। पुलिस के द्वारा उस महिला के संबंध में एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पहले बार तो सस्पेंड करी जा चुकी है और उस संबंध में उस महिला कर्मचारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश हो चुके हैं और डिपार्टमेंट इंक्वायरी के दौरान जो भी जांच के विषय है, जो जांच में सामने आएगा, उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, अगर इस प्रकार से अगर पुलिस की संलिप्तता और उनके खिलाफ जो जांच होगी और जांच के दौरान अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो इससे बड़ा अपराध भी कुछ नहीं है कि अगर पुलिस ही अगर भक्षक बन जाए तो आम जनमानस और पब्लिक की रक्षा कौन करेगा। तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर इस तरीके की गलती उनके खिलाफ अगर प्रमाणित तौर पर सामने आ जाती है, जो अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज वगैरह रहेंगी, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।